अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गो के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज जो हम आपको दास्तान सुनाने वाले हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है, और वो ख़तरनाक इस तरह से है कि अगर आप इस वक्त रात के वक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास किसी को बुला लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डर जाएं। क्योंकि आज जो हम दास्तान सुनाने वाले हैं वो है काले जादू के हवाले से। लेकिन ये काला जादू किसी आम शख्स ने नहीं किया, ना ही किसी आम शख्सियत के लिए किया गया, बल्कि ये काला जादू किसी को वजीर आज़म बनाने के लिए किया गया। इस पर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होता रहा। एक हीरो की दास्तान जो कि हीरो से ज़वाल की तरफ गया, कैसे गया, इस बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत इस कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आता है जो कभी हीरो, कभी विलन और कभी एक उम्मीद की अलामत बनकर उभरता है। ये कहानी है इमरान खान की और उसके साथ एक ऐसी औरत की जिसने उसकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया, और वो हैं बुशरा बीबी। 2010 की दिहाई के वस्त में इमरान खान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे। क्रिकेट का ये सुपरस्टार, 1992 का हीरो इमरान खान, और फिर एक सियासी जिद्दोजहद करने वाला रहनुमा, लेकिन साथ आपको ये बताएं कि 60 बरस की उम्र के करीब पहुंचकर उन्होंने खुद को तन्हा, गैर मुतमईन और बेमकसद महसूस करने लगे। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में उनके लिए जगह आसान नहीं थी। वो दो रिवायती ख़ानदानों और मुल्क की सियासत पर कब्ज़ा जमा रखने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से मुल्क को निजात दिलाना चाहते थे। बज़ाहिर उनका मकसद एक अवाम को मुख्तलिफ उन मुकामात पर लेकर जाना था जो कि बुलंदी हो, मगर किस तरह से वो पस्ती की तरफ खुद ही चले गए। इमरान खान ने मशहूर पार्टियों में शामिल होने से इनकार किया और अपनी जमात तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, लेकिन ये सफ़र तवील, कठिन और बार बार की नाकामियों से भरा हुआ था। एक ज़माना ऐसा भी आया जब वो सियासी इंटरव्यूज़ में बैठते सहाफ़ी उनकी पॉलिसियों से ज़्यादा उनके क्रिकेट और निजी ज़िंदगी पर सवाल करते। चूँकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से बाहर गुजारी थी, इसलिए बहुत से सवालात उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी होते रहते थे। 2014 का धरना आया और फिर 2016 का पैनामा लीक्स एहतजाज। इन मौक़ों पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद इमरान खान का वक्त आ गया है, लेकिन हर बार या तो ताकतवर हल्के पीछे हट जाते या अवामी लहर कमज़ोर पड़ जाती। पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह, जिसमें कभी एहतजाज, कभी साजिश, कभी कत्ल और कभी एटमी जंग के ख़दशात तक शामिल हैं। इस माहौल में इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में टूट फूट का शिकार रही और उनकी दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। ऐसे में उन्हीं दिनों एक शख्सियत उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई जिन्होंने उनकी सोच, जहन और किस्मत सब कुछ बदल दिया, और ये खातून थी बुशरा बीबी, जिन्होंने अपनी सोच की सिमत इमरान खान के सिमत को डाल दिया। यानी इमरान खान उन्हें मज़ारों पर जाते हुए देखा गया, और उसके बाद इमरान खान को बताया गया कि अगर उनकी शादी बुशरा बीबी से हो जाती है तो इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान, जिन्हें इंतहाई समझदार इंसान भी कहा जाता है, लेकिन उनकी उस तमाम सोच और बसीरत पर क्या पर्दे पड़ चुके थे जब बुशरा बीबी ने उन्हें बताया कि उन्हें इस तरह से चलना है जैसा वो चाहती हैं, और तभी वो इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच पाएंगे। और आखिरकार इमरान खान ने वही सब कुछ किया जो बुशरा बीबी ने कहा। बुशरा बीबी, जो बुशरा रईस वट्टो और बाद में बुशरा बीबी के नाम से मशहूर हुई, एक सूफी मिजाज खातून और गहरी मजहबी वाबस्तगी रखने वाली खातून थीं, जो लोगों को दुआएं दिया करती थीं और जिन्हें बहुत से लोग रूहानी इल्म रखने वाली पीर नहीं समझते थे। इमरान खान से उनकी पहली मुलाकात कई घंटों पर मुश्तमिल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हुई और ये रात भर जारी रही। उस कॉल में उन्होंने रूहानी रिश्ता पैदा कर लिया और बाद में फिर ये मुलाकातें शुरू हुई और 2018 के आगाज़ में खामोशी से दोनों ने शादी कर ली। इमरान खान का कहना था कि शादी से पहले उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा था। बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर कहा कि अगर वो दोनों शादी कर लें तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और चंद माह बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ वादे पहले ही कर रखे थे,
जिसमें इस्लामी फलाही रियासत का क़याम और साथ साथ आवाम को बेहतरीन रोज़गार और साथ ही पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाना, IMF से निजात और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। मगर साथ ही साथ बुशरा बीबी के कहने के मुताबिक इमरान खान चलना शुरू हो गए। यहाँ पर आपको बताएं कि उनके मुलाजमीन से की जाने वाली गुफ्तगू में ये बात सामने आई है जो उनके ड्राइवर ने बताई कि बुशरा बीबी उनसे गोश्त मंगवाया करती थीं और फिर बाद में बकरे भी मंगवाए जाते थे। गाय का गोश्त मंगवाने के बाद इमरान खान के सर पर से 3 बार वारने के बाद उसे घर की छत पर फेंक दिया जाता था और उसके साथ साथ अगले दिन सुर्ख मिर्चों के साथ इमरान खान के ऊपर से 3 बार उसको उतारने के बाद उसको भी बहा दिया जाता और कहा यह जाता था कि रेहाम खान की नहुसत जो कि इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रही है उसको दूर करने के लिए इन लाल मिर्चों का उतार लाजमी है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जादू भी फिर वो करना शुरू हो गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक खुफिया इत्तला पहुंचती थी बुशरा बीबी तक और बुशरा बीबी उसको अपने रूहानी उलूम और बरक़ात और फजीलत बयान करने के साथ बताती थी कि यही वो रूहानी उलूम है जो इमरान खान को आगे के समत लेकर जाएंगे। लेकिन ये सारी मालूमात आती कहाँ से थी? इसके बारे में बताया जाता है कि उस वक्त के ISI के DG जनरल फैज़ हमीद उन्हें मालूमात पहुंचाया करते थे। यानी जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ मालूमात बुशरा बीबी को मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचाया करते थे और बुशरा बीबी उन तमाम मालूमात को अपने अंदाज से इमरान खान तक बताया करती थी और वो बताती थी कि ये तमाम के तमाम उनके उलूम की बरक़ात हैं जिसके ज़रिए उन्हें ये तमाम बातें पता चलती हैं और वो उन तमाम बातों को पहले से इमरान खान को आगाह कर देती हैं। और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता बुशरा बीबी के शहर के अंदर जकड़ते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पाकिस्तान उसकी सियासत और उसके सिमत का तयन बुशरा बीबी करने लगी। यानी कि उस तमाम जादू का असर ये हुआ कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है, किस सियासी रहनुमा को पार्टी के अंदर रखना है, किसको हटा देना है, किसको किस तरीके से डील करना है, किस मुल्क का दौरा करना है, किस मुल्क का दौरा नहीं करना है। हद ये कि जहाज़ में बैठने के बाद जहाज़ किस वक्त उड़ान भरेगा इसका तयन भी बुशरा बीबी करती थी। और आखिरकार ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तहरीक इंसाफ में शामिल लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया और उस एतराज़ करने के बाद छुरी उन्हीं की गर्दन पर चली और वो एक एक करके तहरीक इंसाफ से दूर होते चले गए। अगर ओन चौधरी की बात करें, ओन चौधरी वो शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरुआत से ही साथ थे, लेकिन बुशरा बीबी जो कि उनका और ख़ानदानी ताल्लुक़ भी रखती हैं, उन्होंने ओन चौधरी को दूर करने के लिए कहा कि अगर ओन चौधरी तहरीक इंसाफ में शामिल रहे या फिर वो तकरीब हल्फ बर्दारी में आते हैं तो उससे खान को असरअंदाज होगा और उनके लिए कोई बुराई का सबब पैदा हो सकता है, लिहाजा ओन चौधरी को तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आना चाहिए। यानी इसके साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े मामलात होते चले गए। इमरान खान को आगे की तरफ बढ़ाने वाले बहुत बड़े सरमायादार जहांगीर तरीन का ही जिक्र कर लेते हैं। जहांगीर तरीन जिन्होंने इमरान खान की तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ज़राए इस्तेमाल किए, अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए, अपने जहाज़ को उन्होंने टैक्सी की तरह से पूरे मुल्क में घुमाया, लेकिन आखिरकार अंजाम उनका भी वही निकला जो ओन चौधरी का निकला। यानी कि जहांगीर तरीन ने जब एतराज़ किया कि बुशरा बीबी काला जादू करती हैं तो एक तकरीब में बुशरा बीबी सफ़ेद लिबास में ज़ेबतन पहुंची और पहुंचने के बाद जहांगीर तरीन को कहा कि आप कहते हैं कि मैं काला जादू करती हूं, इसीलिए आज मैं सफ़ेद लिबास पहनकर इस तकरीब में आई हूं। जहांगीर तरीन ये बात सुनकर चौंक गए, लेकिन उसके बाद अंजाम वही हुआ, यानी कि अलहदगी, और जहांगीर तरीन ने अलहदगी अख्तियार की। और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि अलीम खान हो या इसी तरह से पार्टी के दीगर रहनुमा एक एक करके तमाम मुखलिस रहनुमा तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करते चले गए। उसकी वजह यह थी कि बुशरा बीबी ये समझती थी कि जितने मुखलिस लोग इमरान खान के करीब होंगे
اور وفادار ساتھی اور پرانے ساتھی عمران خان کے قریب ہوں گے تو بشریٰ بی بی کی دال نہیں گل پائے گی۔ بشریٰ بی بی نے ایک ایک کر کے ان تمام مخلص لوگوں کو عمران خان سے دور کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان مکمل طور پر بشریٰ بی بی کے کہے میں آ گئے اور پاکستان کو اس سمت کی طرف لے جانا شروع کر دیا جہاں پر بشریٰ بی بی یعنی کہ ایک طرح سے اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بھی آرمی چیف بننا تھا۔ اور اسی خواہش کے نتیجے میں یہ پورا ایک ٹرائکا قائم ہوا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ بدقسمتی صوبہ پنجاب کی سامنے آئی، جہاں پر عثمان بزدار کو لگانے سے لے کر دیگر معاملات تک بشریٰ بی بی کے ہی ذمہ آئے، اور بشریٰ بی بی اپنی دوست فرح گوگی کے ذریعے بہت سی کاروائیاں کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کا اثر عمران خان کی سیاست پر پڑا۔ اور آج عمران خان جس بھنور میں پھنس چکے ہیں اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا ہی ہاتھ ہے۔ آہستہ آہستہ عمران خان آگے بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انہیں ایسا لگتا تھا کہ بشریٰ بی بی جو کچھ کہیں گی وہی سچ ثابت ہوگا، اور وہ سچ ثابت ہوتا بھی تھا۔ اس پوری صورتحال پر اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کچھ خفا سے رہنے لگے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ بشریٰ بی بی غلط ٹریک کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور ان کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ ان کے خدشات بالکل اس مقام پر لے کر چلے گئے کہ عمران خان آہستہ آہستہ بند گلی کی جانب پہنچ گئے۔ کیا ایک ذی شعور انسان یعنی کہ عمران خان، ایک وزیر اعظم بنتا ہوا شخص جس کو بہت سارے دوست بھی میسر تھے، وہ کس طریقے سے اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے اور خاص طور پہ توہمات اور کالا جادو کی طرف چل پڑے؟ کالا جادو کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ان کی تمام باتیں ماننا شروع کی، جبکہ معاشرے کے اندر اڑنے والا مذاق ہو یا پھر تنقید، اس سب کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑا۔ لیکن عمران خان آہستہ آہستہ اپنی بیوی بشریٰ بی بی کے کہے پر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ کیا اب موجودہ صورتحال میں عمران خان کو اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے بشریٰ بی بی سے اپنی راہیں جدا کرنا پڑیں گی، یا پھر وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ اور کیا اگر وہ بشریٰ بی بی سے اپنی راہیں جدا کرتے ہیں تو کیا اب بھی موجودہ صورتحال میں عمران خان کے پاس سیاست کے اندر ٹھہرنے کا کوئی وقت موجود ہے، یا وہ اپنا تمام سنہری دور ضائع کر چکے ہیں؟ یہ آنے والا مورخ ہی لکھے گا کہ عمران خان کہاں پر پہنچے ہیں اور کس سمت انہیں جانا تھا۔ آج کی داستان گو سے مجھے یعنی وقار الحسن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اسٹار ڈیجیٹل۔